नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे इश्यूज हैं नहीं। एक आर्टिकल ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म से कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से लर्निंग आउटकम इंप्रूव कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रेसलर्स प्रोटेस्ट का इशू है, सेम सेक्स मैरिज का इशू है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कई बार जो नए नए लोग डिस्कशन से जुड़ते हैं ना, उनका ये क्वेश्चन होता है कि सेम सेक्स मैरिज का इशू क्यों नहीं डिस्कस किया। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये इशू ऑलरेडी पिछले डिस्कशंस में बहुत बार कवर हो चुका है। तो वो बोलते हैं कि सर रिवाइज हो जाएगा, लेकिन अगर इस इशू को बार बार हम डिस्कस करेंगे ना, तो जो अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो वंचित हो सकते हैं। इसलिए किसी इशू को हम बार बार डिस्कस नहीं करते। रिवाइज भी करेंगे तो कितनी बार रिवाइज कर लेंगे, समझ गए। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, नए लोगों को मैं बता रहा हूं। इसलिए हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा हो सके इश्यूज हमारे कवर हो जाएं। पूरा मेंस का जो सिलेबस है वो हम कवर कर लें। अगर एक ही इश्यू को बार बार कवर करेंगे तो मेंस का सिलेबस कैसे कवर करेंगे पूरे साल में। एथिक्स की एक टर्म जो डेली हम डिस्कस करते हैं वो देख लीजिए। आज है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा वो सिचुएशन होती है जब दो इक्वली इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज में से किसी एक को आपको चूज करना होता है। मतलब दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है और आप पे डिसीजन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों में से किसी एक मोरल वैल्यू को आप चूज करो। जैसे देखो, आप सिविल सर्वेंट हो, सैंड माइनिंग माफिया के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको थ्रेट मिल गई कि आपने ट्रक नहीं छोड़ा तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज हैं। एक, आप ऑनेस्ट हो, ड्यूटीफुल हो, आप अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से कर रहे हो, आपकी डेडिकेशन है सर्विस के प्रति। दूसरी तरफ आपकी जो फैमिली है वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जान को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। तो दो वैल्यूज हैं, कन्फ्लिक्ट है आपस में से, आपको एक चूज करनी है। तो ये सिचुएशन होती है एथिकल डायलेमा की। न्यूज़पेपर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं जिसमें एथिकल डायलेमा वाली सिचुएशन होती है। तो और भी जो एग्जांपल्स आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको और बेहतर ढंग से क्लियर होगा। आप भी बता सकोगे पर्सनल लाइफ में कब आपने एथिकल डायलेमा का सामना किया। आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, खान एकेडमी के बारे में आपने सुना होगा। जो पटना वाले खान सर है ना, वो नहीं, आप गूगल में सर्च मारिएगा खान एकेडमी। ये यूएस के टीचर हैं। आप इनकी वेबसाइट ओपन करोगे, इस प्रकार से वेबसाइट दिखेगी आपको। इनकी वेबसाइट पे ना हजारों कोर्सेज हैं, अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज हैं और बहुत ही आसान भाषा में सिखाया गया है। ये जो खान एकेडमी है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है जिसको फंड किया गया है गेट्स फाउंडेशन, गूगल और इवन इलोन मस्क के द्वारा। आज देखो, खान एकेडमी से 130 मिलियन लर्नर्स पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं, इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी और ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स भी। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है ऑनलाइन एजुकेशन में खान एकेडमी की। एक वर्ड है जो आपने शायद सुना होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक कोर्सेज। जैसे देखो, मुझे गिटार बजाना सीखना है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं फिजिकली किसी टीचर के पास जाऊं और गिटार सीखूं, लेकिन एक ऑप्शन ये है कि मैं ऑनलाइन कोई कोर्स कर लूं। उस ऑनलाइन कोर्स में मैं अपनी स्पीड से सीख सकता हूं। एक लेक्चर 15 मिनट का मैंने अभी सुना, एक शाम को सुना, फिर किसी और दिन सुन लिया, रेगुलर भी नहीं सुना, अपनी मर्जी से। तो वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इन प्लेटफॉर्म्स में ना बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप अपनी मर्जी से सीख सकते हो और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कोर्स सीखने के बाद में। जैसे इंडिया में स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल गूगल में आप सर्च मार के देखिएगा, भारत सरकार का ये पोर्टल है स्वयं। इसमें आप PSIR के, सोशियोलॉजी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमी के कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप सीख सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं भारत सरकार के इस प्लेटफॉर्म स्वयं में, जो एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। औपचारिक रूप से जो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ना, इनकी शुरुआत हुई थी 2011 में
जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए थे, उसके बाद तो देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे ओडेसिटी एक प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, इनमें से कुछ फॉर प्रॉफिट कंपनी है और आगे आपको बताऊंगा कुछ नॉन प्रॉफिट कंपनी भी हैं। ओडेसिटी में आप जाओगे पेड कोर्सेज हैं अलग अलग टॉपिक्स के, कोर्सेरा में भी ऐसे ही हैं, पेड कोर्सेज हैं, पैसे देके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हो। लेकिन एक ये जो है ना एडेक्स, ये नॉन प्रॉफिट मूक्स कंपनी है, ये MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर लॉन्च की थी। अनंत अग्रवाल जो एडेक्स के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या किया, इस प्लेटफॉर्म को बनाने में जो प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ ना, उसे ओपन कर दिया ताकि कोई और यूनिवर्सिटी भी अपना इस प्रकार का प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहती है तो वो कर सकती है। ये फ़ायदा है, समझ गए। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ 20 सेकंड में। आपने केक बनाया, केक में आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, कैसे, अब ये सारी चीज़ आप ओपन कर दोगे तो कोई दूसरा भी आपकी स्ट्रेटेजी से, आपके इंग्रेडिएंट से और रेसिपी से अपनी मर्जी से केक बना सकता है। वैसा ही किया एडेक्स ने, उसने कौन सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें उसने ओपन कर दी। बाद में इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT बॉम्बे और IIM बेंगलोर, इन्होंने भी एडेक्स के साथ में टाई अप किया और वहाँ पे अपने कोर्सेज लॉन्च किए। एडेक्स पे जाके भी आप बहुत सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो। इसके बाद राइटर कुछ डेटा देते हैं जो इतना काम का तो नहीं है। राइटर कहते हैं, मतलब लर्नर बताए जाते हैं, कोर्सेरा के लर्नर 97 मिलियन, एडेक्स के लर्नर 42 मिलियन, स्वयं के लर्नर 22 मिलियन। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिक्कतों की बात इंपॉर्टेंट है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहली दिक्कत आती है जैसे इंडिया का स्वयं पोर्टल है। अब इसमें ना सरकार को ऑपरेट करने में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। सरकार ने बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ टाई अप किया है कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, मार्केटिंग भी सरकार इसकी करती है, लेकिन फ्री है सब, कोई रेवेन्यू नहीं है सरकार के पास में। अब जो चीज़ फ्री होती है ना, उसके फ़ायदे तो बहुत होते हैं, लॉन्ग टर्म में फ़ायदे होते हैं। और सच बताऊं तो ना कुछ कोर्सेज तो बढ़िया हैं स्वयं पोर्टल में, सारे अच्छे नहीं हैं। अगर एक दिल की बात बताता हूँ, मैं अगर सरकार में होता है ना, मेरे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री होती, तो मैं तो मतलब जैसे देखो, आप एनिमेशन का इस्तेमाल करके, VFX का इस्तेमाल करके, बिल्कुल देसी भाषा में, बहुत लेमन लैंग्वेज में इतना अच्छे ढंग से आप समझा सकते हो कि लर्निंग आउटकम बच्चों में ज़बरदस्त आए। एक बच्चा देखो तब सीखता है जब जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान है, हर एक वर्ड बच्चे को समझ में आ रहा है, टीचर एंगेज करके समझा रहा है, बीच बीच में थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ऐसा मटेरियल अगर सरकार प्रोवाइड करे ना, तो बच्चा क्यों ना सीखे, क्यों ना लर्निंग आउटकम हमारे देश में इंप्रूव हो। तो स्वयं पोर्टल में कुछ टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, सारे कोर्सेज अच्छे नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि सरकार एक लेवल से ज़्यादा फिर खर्च करती नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अब ना ये प्लेटफॉर्म आप खोलोगे ना, जैसे स्वयं खोल लिया, कोर्सेरा खोल लिया, अब जैसे ही इन प्लेटफॉर्म्स को खोलोगे आप बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो ना अब इसके लिए कुछ कंपनीज जैसे खान एकेडमी है, कोर्सेरा है, ये क्या कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी प्लगइन इन्होंने इस्तेमाल किया। एक लर्नर जो है वो बताता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है डिटेल से, तो उसके बाद में चैट जीपीटी का जो असिस्टेंट है वो बता देता है आपको ये कोर्स करना है, ये लिंक है उस कोर्स को ज्वाइन करने का। ये फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दूसरा, इन मूक प्लेटफॉर्म्स पे एक दिक्कत पता क्या आती है, एंगेजमेंट नहीं होता। तो इनिशियल लेवल पे ही बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कोर्स ज्वाइन किया बस आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन चैट जीपीटी की सहायता से ना, इन प्लेटफॉर्म्स पे जो चैट जीपीटी का असिस्टेंट है वो एंगेजिंग क्वेश्चंस पूछेगा, थॉट प्रोवोक करने वाला। इसके अलावा क्विज वगैरह शेयर किए जाएंगे लर्नर से, पर्सनलाइज्ड क्विज होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सोल्वर होंगे वहां पे। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा एंगेजिंग महसूस करेंगे और ड्रॉप आउट रेट कम होगा। अब देखो, एक प्रॉब्लम ये है
इंडिया में जो हमारा स्वयं पोर्टल है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रोविजंस को भी अलाइन करता है, मतलब यहाँ पे इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं। मतलब जो 2 डिसिप्लिन्स जैसे साइकोलॉजी प्लस में इकोनॉमी मिला के ऐसे अलग अलग डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके ऐसे कोर्सेज भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। बट स्वयं पोर्टल ने अभी कुछ नहीं बताया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे देश में तो देखो 900 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे इंटरनेट के 2025 आते आते। तो ना सिर्फ स्वयं पोर्टल में बल्कि देश के एजुकेशन सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। चैट जीपीटी जैसे जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि चैट जीपीटी से ना, जैसे फिनलैंड में या फिर किसी और देश में ना बैन कर दिया गया था चैट जीपीटी को, कि बच्चे अपना होमवर्क चैट जीपीटी से करने लगेंगे, इससे बच्चे सीखेंगे नहीं, उनमें लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो जाएगी। देखो चैट जीपीटी से ना बल्कि लर्निंग आउटकम और ज्यादा इंप्रूव की जा सकती हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उनको ट्रेन करके एग्जैक्टली ये पता लगवाया जा सकता है कि बच्चे में कहां कमी है। कई बार टीचर हर एक बच्चे पे अटेंशन नहीं दे पाता, लेकिन चैट जीपीटी को ट्रेन किया जा सकता है कि बच्चे में वो कुछ क्वेश्चन पूछे और आंसर्स के आधार पर यह बता दे कि बच्चा कहां पे वीक है। तो बात सिर्फ चैट जीपीटी की नहीं है, बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में अगर अच्छे से होता है, जो कि हमारे देश को करना चाहिए किसी भी कीमत पे, तो लर्निंग आउटकम जिसमें इंडिया लैग करता है ना, लर्निंग आउटकम को इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, हमारे देश में ना मेडिकल एजुकेशन को रीवैम्प करने की आवश्यकता है। अभी करंट स्टेटस क्या है मेडिकल एजुकेशन का? अर्बन रूरल डिवाइड है। हमारे देश में टोटल जितने डॉक्टर्स हैं ना, 30% से भी कम जो डॉक्टर्स हैं ना, वो काम करते हैं रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की जो कमी है, मतलब स्पेसिफिकली बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जो डॉक्टर्स की कमी है ना, वो 50% से भी ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि रूरल एरिया में डॉक्टर जाना क्यों नहीं चाहते? देखो एक रीज़न तो सीधा सीधा है कि अब जिसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, अब उसका मेडिकल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। अब वो अपने खर्चे को पूरा करना चाहता है वो डॉक्टर, जबकि रूरल एरियाज में उतना कंसल्टेशन फीस नहीं रख सकते, उतना इलाज की फीस नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों की पर कैपिटा इनकम रूरल एरियाज में रिलेटिवली कम होती है। तो कमाई कम है, इस वजह से डॉक्टर्स रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते। दूसरा, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मान लो, डॉक्टर को लगता है कि रूरल एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, इस वजह से रूरल एरियाज में कम डॉक्टर जाना चाहते हैं, कम डॉक्टर काम करते हैं। अर्बन रूरल डिवाइड है। वैसे देखो डॉक्टर्स की संख्या हमारे देश में अभी ठीक ठाक है। सरकार के अनुसार अभी हमारे देश में 13,08,009 रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और 5,65,000 5.65 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे डॉक्टर्स विदेश चले गए होंगे, कुछ रिटायर हो गए होंगे, कुछ की डेथ भी हो गई होगी, तो भी डॉक्टर्स की संख्या हमारे देश में WHO के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती हैं। मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में कितने हैं? 2014 में 387 थे, 2023 में बढ़ के हो गए 695। लेकिन दिक्कत यह है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या तो इंक्रीज हुई, हर साल 1 लाख डॉक्टर ग्रेजुएट हो रहे हैं हमारे देश में, बट दिक्कत ना क्वालिटी का है। लो क्वालिटी कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट आधे मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में प्राइवेट हैं। लेकिन देखो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के मामले में ना प्राइवेट कॉलेजेस में आपस में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको अच्छा मिलेगा, कहीं पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कहीं पे बहुत ही खराब मिलेगा। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या इंक्रीज हुई है ना, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट नहीं हुई है मेडिकल कॉलेजेस में। पुराना टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। करिकुलम भी समय समय पर रिवाइज होना चाहिए इंडिया की नीड्स के हिसाब से। ये पॉइंट आगे भी डिटेल से आएगा, लेकिन करिकुलम पुराना चल रहा है। ये हमारे देश में बड़ी दिक्कत है, इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल कॉलेजेस में भी। देखो इंजीनियरिंग का एग्जांपल आप ले लीजिए, हालांकि फोकस आर्टिकल का मेडिकल कॉलेज पे है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने बात की पिछले आर्टिकल में,
लेकिन इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से करिकुलम पता नहीं कब जाके चेंज होगा, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होगी। समय समय पर रिवाइज होता रहना चाहिए और इंडिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए करिकुलम में, ताकि डॉक्टर्स को अच्छे ढंग से ट्रेन किया जा सके। और अलग अलग कॉलेजेस में ना, खास करके मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सेम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, सेम हो, मॉडर्न टीचिंग एड्स की सहायता से डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए, ऐसा होना चाहिए। तो मेडिकल एजुकेशन को ना रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। जैसे यूएस में भी मेडिकल एजुकेशन का स्तर काफ़ी ख़राब हो गया था 1910 से पहले, तो वहाँ पे ना फ्लेक्सनर रिपोर्ट आई थी यूएस में 1910 में। उसके बाद वहाँ पे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की संख्या घटा दी गई, ताकि जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें क्वालिटी इंश्योर की जा सके। हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को रैशनलाइज किया जाए, जहाँ पे क्वालिटी नहीं है उसको बंद किया जाए, और फ्यूचर नीड्स के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस को रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 10 साल बाद ज़्यादा जो एल्डर्स के डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सीट्स बढ़ा दी जाए। अगर लगता है कि आने वाले 5 सालों में कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ेंगे, तो ऐसे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी जाए। मतलब फ्यूचर में किस प्रकार के डॉक्टर्स की ज़्यादा आवश्यकता होगी, उस टाइप की सीट्स जो है वो इंक्रीज की जा सकती हैं। समझ गए? ये भी अनुमान लगाया जाए कि प्राइमरी लेवल पे कितने डॉक्टर्स चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे स्पेशलिस्ट कितने चाहिए, टर्सरी लेवल पे सुपर स्पेशलिस्ट कितने चाहिए, तो उस हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स ऊपर नीचे की जाएं। आप और भी समझिए, जैसे इंडिया में कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ इत्यादि, और कहीं कहीं हमारे देश में जैसे डेंगू, मलेरिया ये ज़्यादा फैलते हैं। तो कितने हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ के डॉक्टर्स चाहिए, कितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, उस हिसाब से फिर मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी जाए, पर्टिकुलर सीट्स को इंक्रीज़ किया जाए, फ्यूचर प्रोजेक्शन जरूर देखा जाए। अभी सरकार ने ना हाल ही में एक्शन लिया। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो क्वालिटी के पैमाने पे खरा नहीं उतर रहे थे, सरकार ने उनकी मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से देखो डेटरेंस क्रिएट किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो बढ़िया है। फिर मेडिकल कॉलेज बंद होने के डर से एक्शन लेंगे, अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर देखो लोकल लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, किसी मोहल्ले में छोटा सा क्लिनिक है मान लीजिए, वहीं पर अगर इलाज अच्छा हो जाता है ना, तो फिर कम पेशेंट सेकेंडरी हेल्थ केयर अवेल करते हैं, टर्सरी हेल्थ केयर अवेल करते हैं। प्राइमरी लेवल पे ही डॉक्टर अगर सही से इलाज कर दे, या फिर प्रिवेंशन हो जाए ना, डिजीज़ का पहले ही पता लग जाए, तो फिर स्पेशलिस्ट या फिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता कम पड़ती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सही समय पे डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाए, सही समय पे इलाज स्टार्ट हो जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने की आवश्यकता है। अब लास्ट में कुछ और सजेशंस दिए जाते हैं आर्टिकल में, जैसे ट्रेंड फैकल्टी चाहिए। अभी देखो होता क्या है, जो एमबीबीएस से पास आउट होते हैं ना, उनको मेडिसिन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में इतना नहीं पता होता। तो ज़्यादातर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं ना, वो पीजी को ऑप्ट करते हैं, लेकिन पीजी में सीट्स लिमिटेड हैं। अब होना ये चाहिए इंटरेस्ट के हिसाब से सीट्स इंक्रीज की जाएं। जैसे किसी को न्यूरोलॉजी में जाना है, तो वहाँ पे सीट्स ज़्यादा इंक्रीज की जाए, अगर वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स जाना चाहते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्स करना चाहते हैं। लास्ट में देखो, अगर जिन एमबीबीएस डॉक्टर्स का टीचिंग में अगर करियर बनाने का मन है ना, तो उन्हीं को लाया जाए फिर मेडिकल कॉलेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। वो पैशन से पढ़ाएंगे। अगर आप मजबूरी में किसी को लेके आए हो ना मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, वो पैशन से नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा, मेडिकल कॉलेजेस में ना एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कई बार ना सरकार निर्णय ले लेती है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे भैया, डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस को आप मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट तो कर रहे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना आपको। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या हुआ। सिर्फ नाम चेंज कर दिया, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, अब मेडिकल कॉलेज हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपने क्या चेंज किया।
नेक्स्ट, मॉडर्न टीचिंग एड्स की आवश्यकता है। देखो, मॉडर्न टीचिंग एड्स का इस्तेमाल होना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में, ताकि डॉक्टर्स की बेटर ट्रेनिंग हो सके। मॉडर्न टीचिंग एड्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल मान लीजिए, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, रिवैम्प लाने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ड्रोन्स की चुनौती को एड्रेस करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कंटेक्स्ट यही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं दुनिया भर की काफ़ी चिंतित हैं कि ड्रोन का जो पोटेंशियल यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा है टेररिस्ट घटनाओं में। टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वल्नरेबल टारगेट्स के ऊपर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है, उसी प्रकार से इसका पोटेंशियल मिसयूज़ भी बढ़ता जा रहा है। आज के समय में ड्रोन्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, जैसे कुछ घटनाओं का जिक्र किया जाता है। अभी हाल ही में एक इन्वायरमेंटल ग्रुप ने ना मॉडिफाइड या फिर रिक्रिएशनल ड्रोन का इस्तेमाल किया न्यूक्लियर फैसिलिटी के सिक्योर एयर स्पेस में ड्रोन को भेज के। तो आप समझ सकते हो खतरा कितना ज़्यादा है। आतंकवादी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर खतरनाक वेपन्स भेजने में। जैसे इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान से इंडिया में ड्रोन्स आते हैं और वो ड्रग्स वगैरह गिराते हैं, हथियार गिराते हैं, आतंकवादियों तक वो पहुंच जाते हैं। देखो, अनेकों आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे ड्रोन से खतरा है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ड्रोन्स ओनली आईएएस एडिटोरियल। हमने पहले भी इस पे आर्टिकल डिस्कस किया है कि ड्रोन से क्या खतरा है, क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ डिटेल से। लेकिन आज का जो आर्टिकल है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का है। ये ड्रोन के काउंटर मेजर से संबंधित है कि ड्रोन को काउंटर कैसे किया जाए। जैसे देखो, मिसाइल्स का इस्तेमाल तो किया जा सकता है ड्रोन को उड़ाने के लिए, लेकिन वर्थ नहीं है। एक मिसाइल बहुत महंगी आती है, ड्रोन बहुत सस्ता आता है। और मिसाइल कैसे काम करती है, हीट प्रोफाइल के बेस पे मिसाइल टारगेट को हिट करती है, लेकिन ड्रोन इतनी हीट भी नहीं रिलीज करते कि मिसाइल को पता लग जाए ये ड्रोन है, इसको उड़ाना है। काफ़ी बार मिसाइल मिस कर देती है ड्रोन को, क्योंकि ड्रोन हीट बहुत कम रिलीज करते हैं। तो मिसाइल के लिए टारगेट को हिट करना मुश्किल हो जाता है। जो छोटे छोटे गन्स हैं, हैंड हेल्ड गन्स, हाथ से जो पिस्टल चलाते हैं, उसकी बहुत बार इतनी रेंज एक्यूरेसी नहीं होती, तो इस वजह से वो भी सक्षम नहीं है ड्रोन्स का सामना करने में। इसके बाद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर इंफ्रारेड डिवाइसेस, इनमें दिक्कत ये है, इनको ना बहुत ज़्यादा जूम करना होता है, बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन करना होता है, और इनका फील्ड व्यू भी लिमिटेड होता है, मतलब पूरा दिखता नहीं है। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी, जैसे कई बार डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत कुछ हैं, तो क्लियर व्यू नहीं आ पाता, इसलिए ये ड्रोन्स को टारगेट नहीं कर पाते। इसके बाद वाइड बैंड डिटेक्टर, ये क्या होते हैं, एक प्रकार से ना सेंसर होते हैं। ये काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करके डिटेक्ट करते हैं और फिर लोकेट कर लेते हैं। बट दिक्कत इनके साथ पता है क्या है, काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज को ये स्कैन करते हैं, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन को डिटेक्ट करना कि हाँ इसी फ्रीक्वेंसी पे जो ड्रोन है वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स काम है। इसके बाद नेक्स्ट है पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन। इसमें ना रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे एक कोई पार्क है, पार्क में बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन से ना ये पता लग जाता है कि कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्योंकि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे होंगे, तो उसकी सहायता से डिटेक्ट कर लेते हैं ये पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन वाले। लेकिन देखो, इसमें भी ना मल्टीपल सेंसर्स लगाने पड़ेंगे अलग अलग जगह पे, ताकि ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सके। फिर ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कहाँ कहाँ पे सेंसर लगाया जाए। और 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब तो बल्कि ड्रोन्स और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। समझ गए? 5G क्या करता है, हायर रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करता है, डेटा को एयर से बहुत तेज़ी से भेजा जा सकता है, बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो इससे ड्रोन्स और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। और पहले तो देखो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
सिर्फ मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स में होता था। जो मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स है ना, जैसे यूएस की आर्मी इस्तेमाल कर रही है, इंडिया की आर्मी, सिर्फ वहां पे उन ड्रोन्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल होता था। बट अब तो कॉमर्शियल ड्रोन्स में भी इनका इस्तेमाल होने लगा है, जो कि चिंता की बात है। अलग अलग देश क्या कर रहे हैं ड्रोन की चुनौती से निपटने के लिए। जैसे यूएस ने देखो जॉइंट CUS ऑफिस इस्टेब्लिश किया 2019 में, ताकि ड्रोन की चुनौती से निपटने के लिए जो कैपेबिलिटी, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, मटेरियल्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। यूके ने नेशनल प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी अथॉरिटी, यूके में ये जो अथॉरिटी है ना, वो कोऑर्डिनेट करती है काउंटर ड्रोन यूनिट से, जो होम यूनिट्स की काउंटर ड्रोन यूनिट है। दूसरे देश क्या कर रहे हैं देखो, सीधा सीधा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नाटो का कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी जो है, इसने एक्सरसाइज वगैरह कंडक्ट की ड्रोन की चुनौती से निपटने के लिए। एक इसी प्रकार की एक्सरसाइज अलग अलग देशों की जो पुलिस एजेंसीज हैं उन्होंने भी मिलकर कंडक्ट की, और इंटरपोल ने ये कंडक्ट करवाई एक्सरसाइज। हमारे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलेटरी ड्रोन पॉलिसी है 2021 की, लेकिन इंडिया में अभी एंटी ड्रोन पॉलिसी नहीं है। ड्रोन की चुनौती से कैसे निपटा जाए, एक रिपोर्ट आई चेस की पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अनुसार DRDO लेबोरेटरी है हैदराबाद में, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रही है DEW टेक्नोलॉजी से। DEW का नाम है यहाँ पे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इसमें क्या होता है कि जैसे हवा में कोई ड्रोन उड़ रहा है तो एकदम से ना लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेजर लाइट में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक ही जगह पे, तो लेजर लाइट से हमला किया जाएगा, ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रही है DRDO की लैब। दुर्गा सेकंड डेवलप किया गया है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये 100 किलोवाट का लाइट वेट DU सिस्टम है। इंडिया ने कुछ इंपोर्ट भी किए डिवाइसेस, जैसे हीरोन सर्चर्स ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये इंटर ऑपरेबल नहीं थे, इतने ज़्यादा कुछ खास मतलब इम्पैक्ट हुआ नहीं। हमारी सर्विसेज ने इनको इंपोर्ट किया। तो एक नेशनल लेवल स्ट्रेटजी की आवश्यकता है एंटी ड्रोन। DRDO ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए थी, लॉन्ग टर्म रेंज के लिए नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, वहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया को एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर ड्रोन स्ट्रेटजी बनाए, ताकि जो रिस्क है बहुत ज़्यादा ड्रोन से, उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देखो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। जैसे देखो, गुजरात ब्रेसिस फॉर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से तो आपको पता है साइक्लोन कैसे आते हैं, नहीं भी पता तो आपको पता लगेगा। आप पढ़ोगे, बिगनर हो तो साइक्लोन्स के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। लेकिन इसे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखिए। आप DM हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे साइक्लोन आने वाला है, तो कैसे तैयारी करोगे? ऐसे कई बार केस स्टडीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप DM हो तो आप देखो कुछ इन फैक्टर्स का ध्यान रखोगे, जैसे जहाँ पे साइक्लोन टकरा सकता है वहाँ पे बहुत से लोगों को जो खतरे के जोन में हैं उन्हें आप टेम्परेरी शेल्टर कैंप्स में पहुँचाओगे, ये न्यूज़ में लिखा हुआ है। इसके अलावा आप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स को डिप्लॉय करोगे, क्योंकि अगर साइक्लोन नुकसान पहुंचाता है तो ये डिजास्टर रिस्पांस टीम्स बिल्कुल वहाँ पे डिप्लॉयड हो जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेल्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट और रोड्स वगैरह बंद करनी है, ताकि लोगों को वहाँ पे जाने से रोका जा सके जहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, वो आप बंद करवाओगे। ये स्टेप्स भी बताए गए हैं इस आर्टिकल में। इसके अलावा इस आर्टिकल में और बहुत सारे स्टेप्स बताए गए हैं जो सरकार ने लिए हैं, जैसे कि देखो लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंचाया जा रहा है, वार्निंग्स दी जा रही है, और अफवाहें ना फैलें उसके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कम्युनिकेशन रख रही है। बाकी टीम्स को भी कहा गया है कि आप तैयार रहिए। जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की टीम्स को भी कहा गया है कि आप तैयार रहिए, साइक्लोन जब आएगा तो कुछ नुकसान पहुंचा के जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डायमेंशंस में आप बता सकते हो एज ए DM, जिन पर आप एक्शन लोगे। इसके बाद E-गवर्नेंस में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पोषण ऐप का। जैसे देखो माइग्रेंट वर्कर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना काम करने के लिए,
तो फिर उनके बच्चों को कई बार आंगनवाड़ी सर्विसेज नहीं मिल पाती। लेकिन पोषण ऐप जो है वो हेल्प करेगी माइग्रेंट वर्कर्स को कि उनके बच्चे जो हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज को अवेल कर सकें। आंगनवाड़ी वर्कर्स उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे स्मार्टफोन्स के थ्रू। तो मतलब माइग्रेट करने पर भी जो सर्विसेज उनके बच्चे या माइग्रेंट वर्कर्स की वाइफ्स प्रेगनेंसी के दौरान हासिल कर रही होती है ना, तो उनमें डिसरप्शन नहीं आएगा। माइग्रेशन के बाद में भी इसमें हेल्प करेगी ये पोषण ऐप। तो डिजिटलाइजेशन से कैसे सर्विसेज को कंटिन्यू किया जा सकता है, कैसे मतलब सर्विसेज बाधित ना हो, उसका एक एग्जांपल है पोषण ऐप। अब समरी देख लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन को रिवैम्प करने से संबंधित जो आर्टिकल था, हमने डिस्कस किया कि सरकार मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज कर रही है, लेकिन क्वालिटी का इशू है, खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। इंफ्रास्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मेडिकल सीट्स तो इंक्रीज हुई हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हुआ है। फैकल्टी की अवेलेबिलिटी की कमी है कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में। बहुत सारे ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिनका प्राइवेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान है, लेकिन टीचिंग पे कम ध्यान है। एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या हमने डिस्कस की 13,08,009 है। आयुष डॉक्टर्स 5.65 हैं, और ये जो संख्या है WHO के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है। लेकिन रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की भारी कमी है। हमें फ्यूचर नीड्स के हिसाब से डॉक्टर्स बनाने चाहिए, मतलब डॉक्टर्स तैयार करने चाहिए। उतनी मेडिकल सीट्स होनी चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर में कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, सेकेंडरी में कितनी, टर्सरी में कितनी, हमारे इंडिया के हिसाब से सीट्स होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हिसाब से ज़्यादा डॉक्टर्स हों। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी थोड़ी कम हो। रूरल डिस्पैरिटी इसलिए होती है क्योंकि रूरल एरियाज़ में डॉक्टर जाना नहीं चाहते। और एक चीज़ ये थी जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर्स करना चाहते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उतनी सीट्स नहीं होती। तो जितनी सीट्स की लोग चाह करते हैं, थोड़ी उस हिसाब से सीट्स इंक्रीज की जाएं, और मेडिकल कॉलेजेस में वही डॉक्टर्स आएँ जिनका टीचिंग के प्रति पैशन हो। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट तो कर रही है किस में, मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं इंप्रूव हो रहा है। तो मेडिकल कॉलेजेस का रैशनलाइजेशन होना चाहिए जैसा यूएसए में हुआ था 1910 में। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको एड्रेस करना है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस इन इंडियाज मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। इंडिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में जो चैलेंजेस या फिर कंसिडरेशंस हैं वो आप बताइए। कुछ मेजर्स भी बताइए, स्टेप्स बताइए कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद लास्ट में देखो एजुकेशन वाले आर्टिकल की भी समरी देख लीजिए। इसकी तो आप यहीं पे देख लीजिए आर्टिकल के अंदर ही। हमने डिस्कस किया कि खान एकेडमी जैसे बहुत सारे मूक प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और जैसे कोर्सेरा, ओडिस्टी, इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से कभी भी सीख सकता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। एडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। एडेक्स ने अपना जो स्टैक है वो पब्लिकली रिलीज़ कर दिया था। इंडिया का भी एक प्लेटफॉर्म है स्वयं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब देखो दिक्कत ये है सरकार द्वारा फंडेड है ये, और ऑपरेटिंग कॉस्ट सरकार के द्वारा बियर की जाती है, प्रॉफिट है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये जो मूक प्लेटफॉर्म है अपने आप में रिफॉर्म ला रहे हैं ताकि ड्रॉप आउट रेट कम किया जा सके, पर्सनल डाउट्स एड्रेस किए जा सके। बट हमारा जो स्वयं पोर्टल है वो तैयार नहीं है इसके लिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। करना चाहिए स्वयं पोर्टल को भी। और ये जो पोर्टल है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपना रहा है ये पोर्टल। हमारे देश में इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 2025 तक 900 मिलियन हो जाएगी। तो स्वयं पोर्टल को और बाकी सभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, इससे लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।